हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। चलिए, तो आज की जो न्यू फीलिंग है उसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। आज आपका पहला लेक्चर होने वाला है हमारा हाइड्रोलिक मशीन्स का। हाइड्रोलिक मशीन्स जो है उनमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। देन अब ये भी बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और आज का हमारा क्या डिस्कशन होने वाला है, उन पर चर्चा करते हैं। बेसिक जो कि आपका डेली का अपकमिंग होता है वो बताते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते। चलिए, क्लास जब तक मन होगा तब तक क्लास रखेंगे और फिर जब मन नहीं होगा तो कल पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला लेक्चर है आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का। इसमें अगर हम बात करें, हमारा जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और ये कुछ कोर्सेस है जिसमें पोस्टल स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। आप डिफरेंट आपकी जो स्टडीज हैं या डिफरेंट कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, आपको इन बाईलिंगुअल भी मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं दोनों मीडियम में तो। और अब हम बात करने वाले हैं हमारी आज की अपकमिंग का। तो सबसे पहली अपकमिंग में अगर मैं बात करूं तो हमें अभी पहले तो ना मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ ऑफ सिलेबस बता देता हूं। ठीक है, मतलब सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। छोटा सा है, एक लाइन में लिखा हुआ है सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, और देन उसके बाद हम लोग आज जो हमारा पहला पॉइंट लेंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो पंप एंड टरबाइन है। और पंप एंड टरबाइन अगर दोनों की बात करें तो दोनों की दोनों जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी जेट के ऊपर। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है आज। डिफरेंट टाइप के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा व्हाट इज जेट, उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ताकि आप जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल आएगा या आपका थ्योरेटिकल कोई डेरिवेशन करके आपको आंसर निकालना, कोई फॉर्मूला डिराइव करना है, तो आपको केवल रटना ना पड़े। आसान होता है, बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर पहला टॉपिक ही आज आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट लिया है, ताकि एक लेक्चर लगे तो लगे, लेकिन हम लोग ये समझ पाए कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट टाइप की ब्लेड्स के बारे में आपको यहाँ पता चलेगा, डिफरेंट टाइप के एंगल ऑफ जेट के बारे में आपको पता चलेगा, कैसे हम लोग कभी जब हमें पावर प्लांट डिजाइन करते हैं या हम लोग जब कोई टरबाइन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पंप को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम कौन सी चीज को कंसिडर करते हैं या किस तरीके के फ्लो को ध्यान में रखते हैं, किस तरीके के जेट को, किस तरीके के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हैं। इसलिए ये पहला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब बात करेंगे इसके आगे थोड़ा सा हमारे सिलेबस की। हमारा सिलेबस क्या कहता है, जो कि एमपीपीएससी एई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इट इज वेरी न्यू सिलेबस। बट अगर आप बात करें अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू सब इंजीनियर, रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, जहां पर आपको सब इंजीनियर की एग्जामिनेशन है, जहां पर आपकी रेलवे है, रेलवे में फिर भी नहीं आता, लेकिन हाँ अगर हम बात करें एसएससी में कहीं एक आध दो इधर उधर पूछे हुए पुराने समय में, अब नहीं आता है ज्यादा। आपके एई में यानी कि आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर और आपका सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन में भी हाइड्रोलिक्स के बारे में या मशीनरी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो सिलेबस हम बात करेंगे एक ओवरऑल सिलेबस की, तो सिविल के हिसाब से हमें मशीन्स के बारे में पढ़ना है एंड पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यस, ये एई में पहली बार हुआ है। ठीक, और अब इनके अंदर बात करें तो हमारा पहला ही टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट की बात करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग पंप्स एंड टरबाइंस की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देन हम वाटर हैमरिंग, यानी कि अब जो अलग एक आपने वाटर हैमरिंग इफेक्ट पढ़ा हुआ है जिसको आप हैमर ग्लो भी कहते थे, वो अलग है। और ये आपका वाटर हैमर यहाँ पर हम थोड़ा पंप एंड टरबाइन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पाइप्स में पढ़ेंगे, सर्ज टैंक क्या होता है, पेन स्ट्रोक क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को। उसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अबाउट जेट। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? जेट के बारे में, कि व्हाट इज जेट। ठीक है, तो और जेट क्या होगी और उसके बाद उसका इम्पैक्ट या उसके बारे में जो हमसे क्वेश्चन बोला जाएगा उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको कि जेट क्या होता है। ठीक है, अब आप जेट कहेंगे कि जेट क्या होती है सर, तो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, एक कि जेट होती क्या है एक्चुअल में। तो आप देखेंगे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको मैं बार बार रिपीटेटिवली यूज करने वाला हूं। ठीक है, एक ही डायग्राम में बनाकर दे रहा हूं आप लोगों को, इसको मैं यूज करूंगा और आप इसको भी ध्यान रखें, हमेशा यही डायग्राम आपका फॉलो होगा। ये आपका मैं बनाने जा रहा हूं एक पाइप। क्या बनाने जा रहा हूं? एक पाइप बनाने जा रहा हूं। ठीक है,
ये आपका बनेगा पाइप। देन हम यहां बनाएंगे नोजल। क्या बनाने वाले हैं? नोजल बनाने वाले हैं, ठीक है। ठीक, चलो देखो, अब ध्यान से समझना, बस इतना ही है। हर बार यही डायग्राम बनेगा, इसलिए इसको हम कॉपी करेंगे आगे। एक बार बना दिया, आपको समझा दिया, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ये आपको बनाकर बताया गया है सबसे पहले यहाँ पर पाइप। ये क्या होगा? हमारा पाइप हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो आगे ये कन्वर्जिंग पैसेज आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो कन्वर्जिंग पैसेज है, ये क्या है? आप कहना है ये है ना हमारी नोजल है। ये जो ब्लू कलर से आपको यहाँ दिखाई दे रही है हमारी क्या हो गई? तो ये हमारी हो गई नोजल। अब क्या होगा? पाइप के थ्रू तो आपका पानी फ्लो करने वाला है, ये पाइप के थ्रू आपका पानी फ्लो होगा। इनलेट आपको दिखाई देगा, कहां से कहां तक होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका इनलेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? इनलेट हो गया, है ना। और इसके बाद जो है, ध्यान से देखें, यहां से पाइप आप किसी भी एक बॉडी पर, या ये कहे कि हम जो है किसी एक हमारी फिक्स्ड प्लेट अगर होगी, तो उसके ऊपर हम इस वाटर को, या ये हमारा जो यहां से नोजल से जो एग्जिट होगा उसको थ्रो करेंगे। और जब आप थ्रो करेंगे तो आप उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो जा रहा है, पहले तो इसको ऐसे रखते हैं कि इसको ऐसे दिखाया जाता है, देखो, ठीक है। है ना। और यहां से अब आप कहेंगे, ये हमारी जेट हो गई। ये हमारी जेट हो गई। कौन सा? नोजल के बाद जो पानी निकल रहा है आगे, ये हमारा क्या कहलाएगा? जेट कहलाता है। ये हमारी जेट कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। ये लीजिए, ये हमारी जेट हो गई। अब जेट से जब आप आगे बढ़ेंगे, जेट से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो यहां से आपके वाटर की स्ट्राइक होगी कहां पर? वो स्ट्राइक होगी आपकी इस प्लेट पर, या जो फिक्स्ड आपने यहाँ पर शीट लगाई हुई है, या अब इसको ब्लेड कह लीजिए, इसको आप प्लेट कह लीजिए, इसको आप वेन कह लीजिए, जो भी आप कहेंगे ये सब चलेगा। केवल दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर फ्लैट ली गई है। ये आगे चल के कर्व्ड भी होगी। क्लियर है? क्या बोल रहे हो? सिंगल एक्टिंग पंप का, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक है। LAN/60 वाला जो है ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। और 2 सिग्मा/टीवी डीबीएस बेसिक है। अभी इससे ज्यादा भी हम पढ़ेंगे। और हम कई बार पहले तो, अभी मैं आपको बता देता हूं कि हम फिक्स्ड प्लेट की बात करने वाले हैं यहाँ पर। अभी फिक्स्ड वाली हो जाएगी, देन उसके बाद जो है हम इसको मूविंग भी करेंगे। मैं अभी केवल आपको फिक्स्ड से बता रहा हूँ, ठीक है। आज का मेरा डिस्कशन जो होगा हमारा, वो डिस्कशन फिक्स्ड पर हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड कैसे दिखाओगे? तो आपने कहा सर ये लीजिए, ये हमारी फिक्स्ड प्लेट हो गई। ब्लेड भी बोल सकते हैं इसको, आप ब्लेड्स कह दीजिए तो चलेगा, फिक्स्ड प्लेट कहेंगे तो भी चलेगा। ये दिखाने का तरीका हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात। यहां से ही हमारा सब कुछ आगे का चालू हो रहा है। ये आपका इनफ्लो हो गया, यहां से इनफ्लो चालू हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद ये आपकी नोजल हो गई। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है जेट। ये क्या है? जेट। अमाउंट ऑफ वाटर जब इस नोजल से आगे बढ़ेगा तो उसको हम जेट कहेंगे यहां से। क्लियर है क्या? ये हो गया जेट। और ये जो आपको ब्लैक कलर से यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है फोर्स। ये क्या लग रहा है यहाँ पर? फोर्स। और वो किससे लग रहा है? तो वो लग रहा है एक्सर्टेड बाय आपका जो नोजल से वाटर निकला है, या जो फ्लूइड निकला है, या जो लिक्विड निकला है, तो उसको हम कहेंगे एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। क्लियर है बात? लिक्विड ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी एक स्टेशनरी शीट है, या स्टेशनरी हमारी ब्लेड हो गई, स्टेशनरी ब्लेड हो जाएगी ये। और इसी को आप आगे चलकर वेन वगैरह भी कहेंगे। स्टेशनरी ब्लेड लिख रहा हूं मैं अभी। क्लियर है? तो ये जेट हो जाता है। ये हो गया हमारा, जो हमने फोर्स एक्सर्ट किया है। ये क्या किया है? फोर्स एक्सर्ट किया है जो इसके ऊपर, उसको हम कहेंगे जेट। जेट का इंपैक्ट, इसको हम कहेंगे इंपैक्ट। जो आज की आपकी हेडिंग है वो है इंपैक्ट ऑफ जेट। हेडिंग क्या है आपकी? इंपैक्ट ऑफ जेट। तो ये जो आपने बनाया है, एक्चुअल में ये इंपैक्ट ऑफ जेट कहलाएगा। ध्यान से देखेंगे यहां पर, ये जो फोर्स है, फोर्स, ठीक है, ये फोर्स कहलाएगा इंपैक्ट ऑफ जेट। क्या कहलाएगा ये? इंपैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेट भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसको मैं चेंज करूंगा यहां से। अब मेरा ये क्या बनने वाला है? तो ये बनने वाला है इंपैक्ट ऑफ जेट।
इसको इम्पैक्ट ऑफ जेट कहा गया है। इसकी अगर डेफिनेशन वाइज हम बात करें तो क्या होगा ये, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय दी वाटर, अगर हम बात करें फिक्स्ड प्लेट पर तो वही मेरा इम्पैक्ट ऑफ जेट कहलाएगा यहां पर। ठीक है, इतने में किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बता दो। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको लिख देता हूं इम्पैक्ट ऑफ जेट किसको कहेंगे, तो शॉर्ट में यहां लिख देता हूं दी फोर्स एक्सर्टेड by the jet of वाटर और लिक्विड जो भी ले लें इज नोन एज इम्पैक्ट ऑफ जेट। ये क्यों पढ़ना जरूरी है, सबसे पहले ही ये क्यों पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे लॉजिक आप समझ लीजिएगा कि आप देखिए, आप जब टरबाइन और पंप की बात करते हैं तो वहां पर आपको एनर्जी, पावर, एफिशिएंसी, इन सब चीजों की बात करना होती है। और जब आपको कोई टरबाइन डिजाइन करने को बोलेगा या पंप डिजाइन करने को बोला जाएगा तो वहां पर ब्लेड्स मूव करना चाहिए, उनका रोटेशन होना चाहिए ब्लेड्स का, या का जो स्पिंडल होता है और आपका जो राउटर होता है, ये सब चीजें वहां पर घूमना चाहिए। तो आप उसके लिए ब्लेड्स का यूज करते हो, तो ब्लेड के ऊपर आपको कितना फोर्स लगाना चाहिए, कितना फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा, उसके लिए आपको ये इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। एक नई टर्म है और कुछ नहीं है। तो आप इम्पैक्ट ऑफ जेट अब समझ चुके हैं, और अब हमारे पास दो चीजों का और क्लासिफिकेशन है, उनको भी बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक चीज है पंप और एक चीज है टरबाइन। एक मेरे पास क्या हो गया, पंप, और दूसरा मेरे पास हो गया टरबाइन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सा डिफरेंस है कि जब पंप को आप यूज करते हैं तो पंप, दोनों दोनों जो होते हैं एक्चुअल में हाइड्रोलिक मशीनरी या हाइड्रोलिक्स जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक्स में हम लोग एनर्जी कन्वर्जन को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, एनर्जी कन्वर्जन, कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो डिवाइस है, आपका जो मशीन है, या जो आपकी जो भी इक्विपमेंट है वो क्या कर रहा है, फ्लूइड की एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है या मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। राइट, इस तरीके की यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो दो चीजें हैं आपके पास, और वो कौन सी है आपकी, तो एक है आपके पास पंप और दूसरा है टरबाइन। अब आप बताइए पंप क्या करता है, तो और टरबाइन क्या करता है। पंप क्या करेगा, वाटर को एक लेवल तक पहुंचाता है, वाटर को एक लेवल तक पहुंचाता है। पंप के बारे में जब भी बात होगी तो हम कहेंगे कि ये मैकेनिकल एनर्जी, इसमें शाफ्ट घूमता है और शाफ्ट रोटेट करने की वजह से वाटर जो है या फ्लूइड जो है उसको हम किसी हाई पॉइंट पे या ऊपर वाले किसी बिंदु पर या कहीं पर पहुंचाना होता है तो हम पंप का यूज करते हैं। तो मैं यहां पर कहूंगा सिंपली कि मैकेनिकल पावर को, इस पावर को, मैकेनिकल पावर को अगर कन्वर्ट करना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, तो वो करना है हाइड्रो पावर में कन्वर्ट। मैकेनिकल पावर को हाइड्रो पावर में कन्वर्ट करने के लिए जो आप मशीन का यूज करते हो दैट इज योर पंप। ठीक है, और उसी का उल्टा अगर हम कर देते हैं, उसी का उल्टा क्या कर दें कि अगर मेरे पास हाइड्रो पावर है, ऑलरेडी मेरे पास क्या है, हाइड्रो पावर है, और इस हाइड्रो पावर का यूज करके, जैसे आपके पास डैम वगैरह होते हैं, इनका यूज करके आप कोई एक टरबाइन को रोटेट करवाना चाह रहे हैं, या ये कहें कि एक मशीन को आप रोटेट करवाना चाह रहे हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, तो वो आपका रोटेशन जो होगा वो मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आएगा, मैकेनिकल पावर बनने वाला है। इसलिए हाइड्रो पावर को जब मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर को जब आप मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट मशीन इज योर टरबाइन। ये काम करके कौन देता है, तो ये टरबाइन करके देती है। नाउ हाइड्रो पावर की जगह हम क्या कर सकते हैं, या इसको हम हाइड्रो जो मैकेनिकल पावर लिखा है इसको आप एनर्जी के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट होती है, तो आप इसके दो तीन नाम दे सकते हैं कि सर या तो आप उसको बोल दीजिए फ्लूइड एनर्जी, इसको आप बेटरली क्या बोल सकते हैं कि आपकी फ्लूइड एनर्जी हो गई, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, आपकी लिक्विड एनर्जी या वाटर एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरली जो होते हैं वो गैसेस नहीं लिक्विड्स का यूज किया जाता है, तो लिक्विड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से हमारे टरबाइन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी जो आपके पास रखी हुई है। आपके पास जो फ्लूइड एनर्जी है या फिर आपके पास जो लिक्विड की एनर्जी है उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीज होती है। ठीक है, एक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि पंप और टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैकेनिकल का मतलब होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलना। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है, तो वो कैसे मिलती है, जब आपका शाफ्ट रोटेट करता है, जब आपके ब्लेड पर वाटर इंजेक्ट किया जाता है।
ठीक है, ये बात बेसिक बात थी, क्लियर है यहाँ तक पंप एंड टरबाइन की बात। और आपको हाइड्रोलिक जेट के बारे में भी अब समझ में आ गया होगा कि जेट किसको कहेंगे। तो जेट कहते हैं हम लोग सर ये जो फोर्स आया ना, ये फोर्स, इसको इम्पैक्ट ऑफ जेट कहते हैं। और ये आपके इस जेट के थ्रू निकलेगा और किसी ब्लेड के ऊपर जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड हो, हर बार स्टेशनरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम इसको बाद में आगे चल के, हो सकता नहीं, बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा कि आप देखिए ब्लेड जो होती है, ब्लेड के ऊपर जब वाटर स्ट्राइक करता है तो वो फिक्स थोड़ी ना रहती है, वो तो मूव करेगी ना, तभी ना टरबाइन और इनके शाफ्ट घूमेंगे। तो अभी नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। चलिए, अब बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिफरेंट केसेस लेकर चलेंगे। मैं 3-4 केस आपको पढ़ाने वाला हूँ, फटाफट फटाफट यहाँ पर ध्यान देंगे। ये तीनों चारों केस पंप और टरबाइन दोनों जगह काम आने वाले, ठीक है। आगे चल के इनका एक भी डेरिवेशन ना करना पड़े, हम लोग एक ही बार में पूरा समझ जाए, इसलिए मैं आपको केस यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहला केस बना रहे हैं हम लोग कि आपका इंपैक्ट ऑफ जेट निकालना है मुझे। किस पर निकालना है इंपैक्ट ऑफ जेट, वो भी बताते हैं। इंपैक्ट ऑफ जेट निकालने जा रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ जेट को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं सर एफ जेट। क्या कहेंगे, एफ जेट, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ जेट को, ठीक है। या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे फोर्स एक्सर्टेड। आप इसको क्या कहेंगे, फोर्स, 1 सेकेंड, हाँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। जब भी कभी मुझे फोर्स निकालना होगा तो मैं एक बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक लॉ को फॉलो करूंगा, और वो है न्यूटन का दिया हुआ। समझना, मैं एक पेज पे यहां पर आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसके 3 केसेस अलग से बता दूंगा, और जब 3 केस बता दूंगा तो आपके लिए वो बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से समझना, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ जेट निकालने जा रहे हैं। तो मैं यहां कह रहा हूं टू फाइंड एफ जेड, टू फाइंड एफ जेड हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ का। किसका यूज करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ का। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके बराबर होता है। तो मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज या बात करते हैं, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, वो फोर्स के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, या इज फोर्स बोल देते हैं शॉर्ट में। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये लॉ लिख दिया, इसीलिए मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना है हमें, ठीक है। तो कभी भी जब मुझसे एफ जेड पूछा जाएगा, पहली बात तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ये होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर मोमेंटम में चेंज जब भी पढ़ा जाता था, मोमेंटम, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हमारा आंसर आता था फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर करेंगे तो हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, रेट करना है। रेट मतलब टाइम के साथ में देखना है। तो अगर मैं कहता हूं कि एफ जेट निकालिए, क्या निकालिए आप, एफ जेट निकालिए। एफ जेड कितना होगा सर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहां से मैं आपको लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहां पर, तो ध्यान से देखना, हम लोग कहेंगे कि सर हम नोजल से फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, नोजल से इंपैक्ट डाल रहे हैं। नोजल से जब आप इंपैक्ट डालते हैं तो आपके प्लेट पर 2 पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेंगे हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, मैं बता देता हूं आपको। ये आपको प्लेट दिखाई दे रही है ना, इस प्लेट के आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेंगे। कौन से 2 पॉइंट है वो, पहला पॉइंट होगा जहां पर जेट इंपैक्ट करेगी। पहला पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर जेट इंपैक्ट करेगी। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बताया है ना, ये पहला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट है। और इनको इसको बोला जाता है एंट्री पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंट्री पॉइंट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे इसको, है ना। जहां पर जेट पहली बार स्ट्राइक करती है, वो पॉइंट हमारा 1 कहलाएगा। हर बार हम इसको ऐसे ही लेंगे क्योंकि हमें सिमिलरिटी दिखाना है यहाँ पर सारी चीजों में।
तो ये 1 पॉइंट देंगे इसको, ये एंट्री पॉइंट कहलाएगा। और देखेंगे जरा, जब इसके ऊपर जेट जेट जब यहाँ पर जाकर लगेगी, इंपैक्ट करेगी, तो ये जो फ्लूइड है वो इधर फैलेगा, दोनों डायरेक्शन में फैलेगा। कुछ फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा, कुछ फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जहां पर ये आपकी स्टेशनरी ब्लेड है, उसके यहाँ पर आपको सेकेंड पॉइंट नजर आएगा। और ये जो सेकेंड पॉइंट होगा, इस सेकेंड पॉइंट को आप क्या कहेंगे? सर ये एग्जिट पॉइंट है। क्या है? एग्जिट पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं बताया जाएगा, ध्यान रखेंगे। जहां पर जेट ने जो इंपैक्ट दिया है, पहला पॉइंट हमारा कहलाएगा एंट्री पॉइंट। और जहां से हमारी जेट बाहर जाती है, इसको छोड़कर, ब्लेड को छोड़कर बाहर जाती है, वो हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? तो वो हमारा पॉइंट कहलाता है एग्जिट पॉइंट। ये भी आपका क्या कहलाएगा? एग्जिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, अब जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे लिए हमें फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कितना फोर्स लगा होगा सर, कि आपने एंट्री पे जितना फोर्स दिया माइनस एग्जिट पे जितना फोर्स हुआ, या फोर्स को आप क्या कहते हैं? मोमेंटम रेट। तो मोमेंटम रेट एट एंट्री माइनस मोमेंटम रेट एट एग्जिट। मैंने कहा कि आप अगर मार्केट गए हैं और आप 100 रुपए लेकर गए हैं, और आपने 100 में से मार्केट में खर्च करते हैं 30 रुपए, तो आपके पास बचा कितना? 70 रुपए। और आप चेंज की जब बात करते हैं, तो आप बोलेंगे कि पहले और अभी में आपके पास कितना चेंज आया? तो 70 रुपए की ही बात करेंगे ना। फिर से एग्जांपल देता हूं, आप मार्केट गए 100 रुपए लेकर, 30 रुपीज आपने एक्सपेंस था आपका, कुछ आपने एक्सपेंडिचर हुआ और खर्च कर दिया आपने वहां पर, आपके पास कितना रिमेनिंग बचा? आपने कहा सर 70 रुपए बचे। उसी तरीके से यहां पर हमारे फोर्स की भी बात है। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स ना एक्चुअल में चेंज है। क्या है ये? चेंज। तो आप जब घर से निकले थे तो 100 रुपए और वापस आए तो आपके पास 70 रुपए, तो चेंज कितने का हुआ? 30 रुपए का। लेकर निकले 100 माइनस आपने एक्सपेंस कितना किया, तो आपने 30 का एक्सपेंस किया, खर्च कितने का हुआ, आपकी जेब से बाहर कितने हुए? तो 30 रुपए। मतलब कि आपका जो फोर्स की जब मैं बात करूंगा, तो मोमेंटम में लेकर कितना गया था माइनस मेरा मोमेंटम एग्जिट पर कितना रहता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस या वही चेंज जो है मेरा फोर्स कहलाएगा। आज के बाद आप जब भी कभी फोर्स की बात करेंगे, तो आपको फोर्स जो लिखना रहेगा, वो सबसे पहले लिखना रहेगा एंट्री पे, मतलब पॉइंट नंबर 1 जो बनाया है उस पर। और फिर आप जो फोर्स लिखेंगे वो कहां लिखिए? मैंने माइनस लगाया, ये मेरा क्या है? माइनस। और फिर मैं लिखना चाह रहा हूं मेरा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो निकालेंगे, वो कहां निकालेंगे? तो आप कहेंगे ये हमारा रेट का जो चेंज होगा वो एग्जिट पर आएगा। कहां आएगा? एग्जिट पर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके सामने हैं, और यही दो फॉर्मूले हैं जो पूरा इंपैक्ट ऑफ जेट खत्म करवा देंगे। आप देखेंगे आपके पास वेरियस फॉर्मूलेज मिलेंगे, फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको, जो केवल और केवल इन दो बातों पर ही निर्भर करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एंट्री पर और एग्जिट पर जो मोमेंटम में चेंज है, चेंज इन मोमेंटम है, उसको आप लिख लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से और आगे बढ़ेंगे, तो देखना जरा ध्यान से। आपने हमेशा से मास फ्लो रेट के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की है? मास फ्लो रेट के बारे में। मास फ्लो रेट क्या होता था, और उसी से हम लोग मोमेंटम फ्लो रेट भी निकाल लेंगे। मास फ्लो रेट जो होता है हमारा, वो आप सभी को पता है, हम उसे एम डॉट से दिखाते हैं, या हम इसे कहते हैं मास अपॉन टाइम। मास फ्लो रेट का मतलब क्या है? एम अपॉन मास अपॉन टाइम हो जाता है। तो मास फ्लो रेट एम डॉट बराबर आपका क्या हो जाएगा? रो इंटू वी हो जाएगा। और ये हो गया आपका मास, डिवाइडेड बाई क्या हो गया? टाइम हो गया। तो यहां से आप लोगों ने हमेशा क्या है कि सर ये रो ले लीजिए, इसको वी ए ले लीजिए, इसको एल ले लीजिए, और ये टी ले लीजिए। एल बाई टी इज योर वेलोसिटी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू वी। ठीक है, रो इंटू ए इंटू वी लिख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ए वी इज योर डिस्चार्ज, तो इसको आप रो इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, भूलना नहीं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो जाएगा। हम अभी इसको फ्लो ही मान के चलें। दूसरा मैं यहां से बोल रहा हूं आपको मोमेंटम फ्लो रेट या मोमेंटम रेट की बात करते हैं, केवल किसकी बात करते हैं? मोमेंटम रेट की बात करते हैं। कितना हो जाएगा मोमेंटम रेट? तो मोमेंटम रेट आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? तो पी होता है, और उसका आप क्या बोलते हैं? रेट निकालना है, मतलब मुझे टाइम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू
टाइम निकालना है, मोमेंटम बाई टाइम मतलब p बाई टाइम निकालना है। p इज योर m इंटू वेलोसिटी, t को क्या लिखते हो m इंटू v, और ये आपका हो जाएगा नीचे टाइम। तो मास बाई टाइम जो है अगेन आपका m डॉट बन गया और ये बन गया पीछे वेलोसिटी। m को मैं डायरेक्टली ऊपर से कॉपी कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी, और एक और आपका v आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला रो ए वी स्क्वायर बचेगा। और अगर आप इसको अलग से लिखना चाहते हैं तो आप रो ए वी को क्या, ए वी को क्या लिख सकते हैं, ए वी इज योर क्यू, तो रो इंटू आपका क्यू इंटू वी बन जाएगा। चलो बस ये दो फॉर्मूले भी डायरेक्टली आपको आना चाहिए। किस किस के दो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं यहाँ पर, एक फॉर्मूला दिया गया है आपका मास फ्लो रेट का, और दूसरा आपका फॉर्मूला जो है वो मोमेंटम रेट का है। ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, हम इनको डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो तीन केसेस की बात चल रही है उनमें सबसे पहला केस लेने जा रहे हैं, सबसे पहला केस लेने जा रहे हैं आपका कौन सा, तो ध्यान रखें सबसे पहला केस लेने जा रहा हूं मैं, और वो केस है आपका, लीजिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मेरी स्टेशनरी ब्लेड है, कैसी ब्लेड है, स्टेशनरी ब्लेड है, और स्टेशनरी ब्लेड पर मैं नॉर्मली या ये कहें कि परपेंडिकुलर अगर स्ट्राइक करवा रहा हूं, ब्लेड कैसी है, फ्लैट स्टेशनरी ब्लेड है, और मैं जो इंपैक्ट करवा रहा हूं वो कैसा करवा रहा हूं, उसका परपेंडिकुलर इंपैक्ट करवा रहा हूं। तो ध्यान से देखना, ये पहला केस बना रहा हूं आपका, केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ जेट, इंपैक्ट ऑफ जेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ जेट भी कहते हैं। एक्चुअल में मुझे फोर्स निकालना है, तो जब मैं फोर्स निकालूंगा तो मैं मोमेंटम में चेंज निकालूंगा। मैंने सारी बातें आपको समझा दी है। इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन अ स्टेशनरी फ्लैट ब्लेड when the water strikes normally, when the water strikes, the water या लिक्विड जो भी है स्ट्राइक्स नॉर्मली। ठीक है, पहला केस हो रहा है हमारा ये। ठीक, अब इसमें ना थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन चीजों को तो हटाते, देखो सब आपको पता है कि ये जेट हो गया, ये हो गया, इन सब चीजों को यहाँ से हटा दीजिए। स्टेशनरी ब्लेड है, इसको नहीं हटाते। स्टेशनरी या फिक्स ब्लेड हो गई आपकी, और आप इसको भी क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं एक बार बन जाता है ना डायग्राम तो अपना फायदा हो जाता है, बार बार हमें बनाना नहीं पड़ता है। बढ़िया, ठीक, ये लीजिए। अब यहां से ध्यान से समझें, आप जब भी कभी आप जब भी कभी इंपैक्ट करेंगे, नॉर्मल इंपैक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हम यहां से मान के चल रहे हैं कि हमारी ये जो वेलोसिटी है ये v वेलोसिटी से फ्लो आ रहा है। इस फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, तो आपने कहा सर v वेलोसिटी है, और इसका रेट ऑफ मास कितना है या मास फ्लो रेट कितना है, रेट ऑफ मास फ्लो कितना है, तो वो m डॉट हो जाएगा। ये आपका क्या है, यहां पर आपने कहा ये हमारे लिए जेट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, जेट। और जेट अब स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक जब करेगा तो यहां पर ध्यान से समझना कि कैसे स्ट्राइक करेगा सर, ये स्ट्राइक ऐसे करने वाला है, ध्यान से समझना आपकी बात। ठीक है, और इसके साथ में हम दो यहां पर लगाते हैं अलग से हमारी सपोर्ट, या ये जो फ्लो है उसका उसको हम यहां से डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि फ्लो किधर जाना चाहिए, राइट।
चलिए, ये हो गया हमारे लिए एक डायग्राम, पहला वाला डायग्राम हमारा। ठीक, क्या होगा जब फ्लो यहां से आएगा तो फ्लो को आपको यहां से तो इंपैक्ट करेगा डायरेक्ट इसके ऊपर। आपने कहा सर पहला इंपैक्ट है तो ये फोर्स जो लगेगा ये निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद फ्लो किधर मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मुझे आप बहुत सोच समझ के बताइए, अगर मेरा मास फ्लो रेट यहां पर एम डॉट है, इनिशियली अगर मैंने एम डॉट भेजा है, क्या हो गया देखो, लो सिंपल है यार। अगर हम मास फ्लो रेट निकालते हैं तो मास फ्लो रेट का रो ए भी आता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। और मोमेंटम फ्लो रेट निकालेंगे तो उसमें एक वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए, तो जब आप रो ए वी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर क्यू में कर दोगे रो क्यू में तो वो बन जाएगा रो क्यू वी। ठीक है, यस, कार वॉशिंग हो गई, इवन जेट से ना, अभी आपको पता नहीं है, जेट से कटिंग की जाती है। अगर आपको कोई आयरन का पीस काटना है जिसकी थिकनेस 5 to 10 mm या 20 mm तक है, तो वाटर जेट जो होती है, वाटर जेट वो कटिंग कर सकती है। जेट का इतना प्रेशर होता है, जेट बहुत अलग चीज है, नोजल जेट वगैरह जब बहुत पढ़ते हैं तब आता है, अभी उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप तो ये सिंपल सा ये बात जो भी पढ़ाई जा रही है ना उतनी ही काम की है, उसी को पढ़ें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि सर आपका जो एम मास फ्लो रेट है वो टोटल एम है, अब यहां से जो फ्लो बढ़ेगा तो यहां पर कितना निकलेगा, क्या मैं कह सकता हूं ये m/2 हो जाएगा या m.2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा जो मास फ्लो रेट होगा वो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, तो सर ऊपर की तरफ आधा फ्लो हम मानते हैं कि ऊपर की तरफ चले आएगा, और आधा फ्लो जो है वो किधर की तरफ चले आएगा, आपका नीचे की तरफ चले। ठीक है, हाँ मार्बल में भी कटिंग होती है सही। ये एक चीज हो गई आपकी। अब हम इसको ना हमेशा इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि सर ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन ये हो गई, और इसी के परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे तो ये आपको वाई डायरेक्शन मिल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन आपका अगर ये है और इसी डायरेक्शन में अगर आपने इंजेक्शन करवाया है या आपका जेट इधर ही आ रही है तो ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपकी कौन सी हो जाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन। और अगर मैं कहूं कि फ्लूइड जो है यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो वाई डायरेक्शन में फोर्स आएगा इट विल बी अवर टेंजेंशियल फोर्स। तो यहाँ पर एफ एन और एफ टी जो दो चीजें लिखी हुई उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि एफ एन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आएगा। एफ एन जो है ये है आपका नॉर्मल फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स। और ये किसमें है, तो हम कहेंगे कि इन दी डायरेक्शन ऑफ, इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अभी तो मेरा डायरेक्शन जो है उसी के साथ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो जाएगा। और आपका जो एफ टी है, एफ टी क्या हो जाएगा, तो एफ टी इज योर टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ये बात क्लियर है क्या। एफ टी को क्या लिख देंगे, टेंजेंशियल फोर्स, एफ एन को क्या लिख देंगे हम लोग, हमारा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किस दिशा डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लो कौन सी मानी हुई है, तो अभी हम लोग इसको एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं। ये टेंजेंशियल फोर्स है तो हमने इसको कहा इन वाई डायरेक्शन, जो हमारा एक्स के परपेंडिकुलर जा रही है। अगर मैं एम डॉट की बात करता हूं तो एम डॉट क्या हो जाएगा मेरा, तो एम डॉट इज द मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। और ये कहां पर है मास फ्लो रेट, ईमानदारी से बताइए, क्या ये पहले पॉइंट को, इसको मैं अभी फिर से कह रहा हूं, क्या मैं इसको एंट्री पॉइंट कह सकता हूं, ये मेरा एंट्री हो जाएगी, और ये वाला पॉइंट और ऊपर जो पॉइंट है दोनों सेम अगर हम देखें तो ये वाले पॉइंट जो है हमारे वो कौन से पॉइंट हो जाएंगे, तो ये एग्जिट पॉइंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, एग्जिट पॉइंट। नहीं एज्यूम नहीं करते आप, मुझे बताइए क्या मास कभी भी वो होगा क्या। इवन एक चीज और है यहाँ पर कि ये जो आपने फ्लैट प्लेट कहा है ये एक्चुअल में स्मूथ प्लेट होती है। वी आर कंसिडरिंग, हम यहाँ पर एक बात का हमेशा अजम्पशन लेकर चलते हैं, एक बात का अजम्पशन, इस बात का, इससे दो चीजें क्लियर होंगी। अजम्पशन किस चीज का है सर, कि अजम्पशन जो है वो है अवर प्लेट या ब्लेड, अवर ब्लेड लिख देता हूं ज्यादा बढ़िया रहेगा, ब्लेड इज ऑलवेज स्मूथ। एक कंसिडरेशन ये होगा ही होगा कि ब्लेड को आपको हमेशा स्मूथ कंसीडर करना पड़ेगा। और दूसरा अगर और चाहते हैं आप तो इससे होगा क्या कि नो फ्रिक्शन लॉसेस भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, नो फ्रिक्शन लॉस। हम जब ये डेरिवेशन वगैरह करेंगे या फॉर्मूला जब भी डिराइव करेंगे या निकालेंगे तो कभी भी हम लोग
इनके लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, ठीक है। नो फ्रिक्शन लॉस एंड द ब्लेड इज ऑलवेज स्मूथ, ये दोनों अजम्पशन है हमारे। नाउ अगर आपका लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो क्या यहाँ से जो एम डॉट आया था, ये जो एम डॉट आया था, क्या ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा? हाफ आपका नीचे की तरफ निकलेगा और आधा कहाँ चले आएगा? तो आधा आपका ऊपर की तरफ चले आएगा। तो आपने माना कि एम डॉट के दो डिवीजन हुए, एम डॉट बाई 2 और एम डॉट बाई 2, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें यहां से मोमेंटम में चेंज लिखना है। क्या लिखना है? मोमेंटम में चेंज। आप मुझे बताइए कि एक्स डायरेक्शन में अगर आप मोमेंटम में चेंज लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा, आपको दो तरीके से फोर्स निकालना है, वन इज नॉर्मल फोर्स, अनदर इज टेंजेंशियल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की जब बात करेंगे तो आपको फोर्स जो निकालना है कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला में एक बार लास्ट बार फिर से लिख रहा हूं कि नॉर्मल फोर्स हमारे लिए यहां से अब पहला पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा? हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं हमारा नॉर्मल फोर्स, दी नॉर्मल फोर्स। इसको आप क्या कहेंगे? ये आपका एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एफ। ठीक, किस दिशा में जा रहा है ये डिपेंड करता है हमने जेड कौन सी ली है, और सॉरी डिपेंड करता है हमने प्लेट कौन सी ली है। अब आपने प्लेट जो ली थी वो कैसी ली थी? स्ट्रेट प्लेट ले ली थी, स्टेशनरी स्ट्रेट प्लेट, तो उस पर जो जेड है वो परपेंडिकुलर या नॉर्मली इंपैक्ट कर रही है। तो जब भी कभी आप फोर्स निकालेंगे तो आप लिखेंगे एफ एन। एफ एन जो होगा वो क्या होगा सर? हमें यहां पर लिखना पड़ेगा मोमेंटम चेंज या मोमेंटम रेट। मोमेंटम रेट कहां पर? एट आपने कहा सर एंट्री पर, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम रेट, मोमेंटम रेट कहां पर? तो आप कहेंगे एट एग्जिट। यही आपने फॉर्मूला डिराइव किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसी फॉर्मूले से सारे आंसर हमारे आने वाले हैं। एक्चुअल में मुझे चेंज इन मोमेंटम लिखना है। क्या लिखना है? चेंज इन मोमेंटम। मैं लिखने जा रहा हूं एफ एन। अब आपको सबको पता है कि कैसे लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट पर लिखना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट हो गया एंट्री वाला। सेकंड वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? यहां एग्जिट वाला हो जाएगा, इसको भी हम सेकंड पॉइंट कहेंगे। तो मुझे अगर एंट्री पर लिखना है इन एक्स डायरेक्शन, तो व्हाट इज माय वेलोसिटी? आप कहेंगे सर वेलोसिटी इज v, क्योंकि यहां पर जितना भी स्ट्राइकिंग होगी वो वेलोसिटी क्या होगी? उसकी v हो जाएगी। समझते हैं इस बात को कि अगर मैंने एक्स डायरेक्शन में देखा तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक्स डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी v हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, एक बार समझ लो अच्छे से, उसके बाद आपका काम आसानी से हो जाएगा। मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं रो इंटू, दो तरीके से, a इंटू वी स्क्वायर, या फिर हम इसको लिखते हैं मोमेंटम चेंज को लिखते हैं रो क्यू इंटू वी, रो क्यू इंटू वी। अब एंट्री पे जब मुझे लिखना है, एंट्री पे जब मुझे लिखना, तो मैं कितना लिख, एम वी माइनस जीरो, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं आपको समझाता हूं, एक बार आप मेरी तरफ से पूरी तरीके से देख लो कि कैसे लिखोगे, और फिर उसके बाद आप आपके हिसाब से बताना मुझे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए एम लिखा और एंट्री पर मैंने लिखा वी, माइनस एग्जिट पर लिखना है मुझे, तो मैं लिखूंगा एम डैश। अब एग्जिट मेरे एक जगह है या दो जगह है? आप याद रखना एग्जिट यहां पर दो जगह से हो रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में भी एम नॉट बाई टू आएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एम नॉट बाई टू आएगा। पर आप देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में यहां पर वेलोसिटी v है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, बट आपकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको एक्स में फोर्स कंसीडर करना है और यहां पर फ्लूइड कैसा जा रहा है, ऐसा। तो आप इस टू पॉइंट पर देखकर मुझे बताओ, अलग कहां से बनाऊं, ये टू पॉइंट जो है ना, इस टू पॉइंट को देखो, इस टू पॉइंट पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस नीचे वाले पर, या आपका हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड है? आप मुझे आंसर करिए। टू पॉइंट पर अगर आपसे कोई पूछे तो वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? जल्दी से बताएंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मैं फोर्स किसका लिख रहा हूं? मैं फोर्स लिख रहा हूं आपका नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स तो इधर आएगा जहां पर वेलोसिटी खुद क्या है, जीरो है। तो हमने कहा सर जब हम फॉर्मूला लिखते हैं या बनाते हैं तो हम कहेंगे हमारा m बाई टू के साथ में जीरो, क्योंकि हमारी नीचे या ऊपर कहीं पर भी एक जगह ले लीजिए, वेलोसिटी कितनी है, जीरो, प्लस मोमेंटम के लिए m बाई टू अगेन जो आपकी वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में कितनी है, जीरो है।
और इस हिसाब से अगर आप नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो नॉर्मल फोर्स विल बी, यहां से आपका m डॉट v आएगा और फिर पीछे क्या आ जाएगा माइनस, इन दोनों को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिए फाइनल आपका नॉर्मल फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स फाइनल जो होगा वो हो जाएगा mv। फाइनल नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, m डॉट v। और m डॉट v के दूसरे फॉर्मूले भी हैं आपके पास, रो इंटू क्यू इंटू v या फिर रो इंटू a इंटू वी स्क्वायर। ये आपका नॉर्मल फोर्स आया। ये बस यही फाइनल है, यही है ना, यही फाइनल है। समझ गए आप बात, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसी तरीके से आपको y डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा y डायरेक्शन में, टेंजेंशियल फोर्स। तो मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं, वो मैं एक काम करता हूं, यहां देखो। दूसरा मेरा फोर्स कौन सा है, तो आपने कहा सर टेंजेंशियल फोर्स निकालना चाहते हैं हम लोग। टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे Ft हो जाएगा। अब Ft के लिए भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही आपका मोमेंटम में चेंज एंट्री पर और एग्जिट पर। तो आप स्टार्टिंग से ही लिखना शुरू कर दें m डॉट, और अब मुझे वेलोसिटी लिखना है। क्या लिखना है, वेलोसिटी, और वो भी किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप कहेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में 1 पर तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है, 1 पर तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो आपने कहा आपका m जो आया उसके साथ में आपका 0 आया, लेकिन मुझे चेंज निकालना था तो मैंने लिखा चेंज, और अब मैं एग्जिट पर लिखूंगा। ये मैंने लिखा है एंट्री पर, ये कहां लिखा है, एंट्री पर। ठीक है, और ये कहां लिखाएगा, एग्जिट पर। मैं इसका थोड़ा सा हिंट आपको यहां पर करूंगा। ये मैंने लिखा हुआ है एंट्री पर और ये लिखा हुआ है एग्जिट पर। एक बार अगर ये निकालना सीख गए ना तो उसके बाद तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब यहां पर लिखेंगे आप m डॉट बाई टू, क्योंकि आपका आधा फ्लूइड जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले फ्लूइड को आपने वेलोसिटी, वेलोसिटी हम बराबर कंसीडर क्यों कर रहे हैं, दिस अजम्पशन, ये वर्क करेगा अजम्पशन। अगर पाइप स्मूथ है, अगर आपका जो भी ब्लेड है वो स्मूथ है, तो आपकी दोनों अपवर्ड, और सिमेट्री भी है यहाँ पर, तो अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी और डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों बराबर होगी। दैट्स व्हाई मैंने इस डायग्राम में ऊपर भी v2 लिखा है और नीचे भी v2 लिखा है। नाउ ध्यान रखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आप प्लस v2 कहेंगे जो ऊपर जा रहा है, तो ध्यान से आपको माइनस वाला जो है नीचे की तरफ आपको v2 दिखाना पड़ेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आप, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर उसके डायरेक्शन को लेना पड़ेगा। और मैंने लिखा, अगर अपवर्ड वाले को प्लस लिखा तो डाउनवर्ड वाले को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो m डॉट बाई टू माइनस ऑफ v2 लिखना पड़ेगा। और इतने आप सब समझदार हैं कि अगर एक क्वांटिटी प्लस की है और एक अगर माइनस की है तो ये आपकी जीरो हो जाएगी, और अल्टीमेटली यहां से जीरो, यहां से भी जीरो मिलेगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स आपको नहीं मिलेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहां पर आपको कोई भी फोर्स दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये बात, कोई समस्या इसमें, इजी है? ठीक है, आप आदित्य ने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन आप फाइनल ये भूल गए कि भाई साहब आपको ऊपर की तरफ अगर फोर्स लग रहा, सॉरी वेलोसिटी, अगर जेड की वेलोसिटी ऊपर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो है। हाँ, दोनों साइड का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम लिखना पड़ेगा ना, मोमेंटम एट एंट्री और मोमेंटम एट एग्जिट। तो आपको क्यों बताया कि एग्जिट 2 पॉइंट है, क्योंकि आपको ध्यान रहे कि m/2 ऊपर से जा रहा है, m/2 नीचे से जा रहा है, तो दोनों को मिलाकर लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, इतने में किसी को कोई समस्या हो तो, हाँ आपने एक साइड का लिया इसीलिए आपका माइनस में आ गया, मोमेंटम माइनस में नहीं आएगा। ये दोनों जो स्टार बनाए हुए हैं ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नाउ अब हमारा जो ये केस था, ये वाला केस, इसमें हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा यहां पर कि हम लोग इंपैक्ट ऑफ जेट तो निकाल रहे हैं, हमें फोर्स तो निकालना है, लेकिन आपकी प्लेट कैसी होना चाहिए, फ्लैट भी होना चाहिए, स्टेशनरी भी होना चाहिए, और वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है वो नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है। नाउ अब जब आप दूसरे केस पर आते हैं, जब आप दूसरे केस पर आएंगे तो वो दूसरा केस यहां से थोड़ा डिफर कर जाएगा, और वो केस क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं इंपैक्ट ऑफ जेट।
impact of jet F net on a inclined blade. किस पर निकालने जा रहे हैं? इंक्लाइन ब्लेड पर निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला अगर डायग्राम कॉपी हो जाता है तो मैं वो डायग्राम ही ले लेता हूं। चलो कोई बात नहीं। एक 2 मिनट बस। ठीक है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। एक काम करते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट हमारे डायग्राम को। ठीक, चलो। ठीक है, और यहां पर आपको ब्लेड जो है वो सीधी दिखाई दे रही है, इसको मैं अभी हटा देता हूं। पहली बात तो ये सब हटाइए यहां से, सब ये जो भी है। ठीक, और फ्लो तो यही है, इसलिए अब हम इसको कहेंगे तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, अब ब्लेड कैसी हो जाएगी? अब ब्लेड होने वाली है इंक्लाइन। तो इंक्लाइन किधर भी ले लीजिए, चाहे आप ऐसी ले लीजिए, ये हो गई इंक्लाइन ब्लेड आपकी। और यहां से आपने इस पे क्या किया हुआ है, यहां से आपने इसको सपोर्ट देकर फिक्स कर दिया। हम कौन सी प्लेट के लिए पढ़ रहे हैं? अभी भी स्टेशनरी के लिए। अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्टेशनरी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी ब्लेड। ठीक, नाउ यही आपका क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ये वाली। और इसी प्रकार आपकी ये वाली डायरेक्शन आपकी वाई वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका एफ वाई। यहां से जब इंपैक्ट आएगा तो कैसे आएगा? यहां से इंपैक्ट कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो। अब हमने कहा कि जो हम यहां से हमारा फ्लूइड फ्लो करवा रहे थे, उस फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है और उसका मास कितना रेट है, मास फ्लो रेट कितना है? तो हमने कहा सर मास फ्लो रेट हो गया इसका m, और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v है। और यहां पे जब आपका फ्लूइड पहुंचेगा तो आधा नीचे और आधा ऊपर की तरफ बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये बात। यहां पर भी आपको जो कंसीडर करना पड़ेगा इंक्लाइंड वाले का, क्यों क्यों भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एंगल कंसीडर किया जाएगा यहां पर, और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होगा ये, ध्यान रखना। आप इस एंगल को ध्यान रखें कि आपने कौन सा कंसीडर किया है और पेपर में या कभी कहीं आता है तो कैसा आता है। ठीक है, फिक्स्ड हो गया। अब मुझे बताइए,
कभी भी आपसे कोई पूछे कि इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो वो कैसे होगा यार, प्लेट पे तो नॉर्मल इसको कहोगे आप, प्लेट पे तो ये नॉर्मल फोर्स होगा ना आपका, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में आकर लग रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर टू दी प्लेट आ रहा है, परपेंडिकुलर टू दी ब्लेड आ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स तो इस बार ये हो गया। मतलब मुझे यहां पर जब भी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेंगे इसके, ठीक है। और आपने कहा कि ये अभी भी कैसी है, स्मूथ प्लेट है, कैसी प्लेट है ये, यहां से स्मूथ प्लेट है, ठीक है, स्टेशनरी एंड स्मूथ। ठीक, स्टेशनरी एंड स्मूथ हो जाएगी ये, कोई समस्या। मास फ्लो रेट को यहां पर आप मानेंगे कि हमारा अभी भी अगर 50-50 ही वाला मामला है तो हम लोग m/2 m डॉट बाई 2 यहां से ले लेंगे और m डॉट बाई 2 यहां पर ले लेंगे, ये थोड़ा सा मान लिया जाता है, ठीक है। वेलोसिटी कैसी थी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, तो इनके कंपोनेंट्स बनेंगे, वो वेलोसिटी के कंपोनेंट मुझे आपको बताना पड़ेगा। वेलोसिटी में आपको उसके परपेंडिकुलर बताता हूं और परपेंडिकुलर कैसी होगी और ये सब बताता हूं। ये देखो, ये डायरेक्शन है फ्लो की और ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल जो फोर्स आ रहा है, उस नॉर्मल फोर्स को अगर आप कभी बनाओ भी तो आप नॉर्मल फोर्स को ऐसे बनाने की बजाय ये जो आपने बनाया, क्या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, हम लोग वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग इजीली हो जाती है। आपने कहा है कि एक डायग्राम, एक लाइन और इंक्लाइन बना लीजिए ताकि आपका सब कुछ क्लियर ही हो जाए यहां से, ठीक। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपने कितना बताया है, थीटा। ध्यान से देख लीजिए, क्या यही एंगल थीटा है, अगर ये ऐसे और ऐसे है ना, तो आपकी ये वाली जो मैंने बनाई है लाइन, ये देखो प्लेट जो बनाई वो ये रही प्लेट, ये रही प्लेट, आप कहो तो मैं इसको, ठीक है, ये लीजिए और ये लीजिए। अब ठीक है, ये आपको प्लेट समझ में आ जाएगी। यहां से हमने कहा कि ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो सर ये रही आपकी वेलोसिटी। ये अगर एंगल थीटा है तो आप इसको कितना कहेंगे, आप इसको कहेंगे ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, है ना, ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल आपका थीटा बन जाएगा। और थीटा की डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में आपका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको ऊपर दिखेगा और एक इसके 90 डिग्री पर दिखेगा। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये v cos थीटा है जो ऊपर जा रहा है, और ये v sin थीटा है जो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपको नॉर्मल डायरेक्शन में मिल रहा है। बताइए, जो वेलोसिटी के मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं नॉर्मल डायरेक्शन में, ये आपका Fn था, ये कौन था, ये आपका Fn है ना, ये आपका फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन वाला है। तो बताइए ये ठीक लिखा है मैंने, कोई समस्या। अब अब अगर इस Fn को ही देखें हम, तो Fn की दो चीजें हैं, Fn के ही दो कंपोनेंट बन रहे हैं, और वो किधर बन रहे हैं, Fn का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और वो कितना जाएगा, आप कहेंगे सर जो हमारा x डायरेक्शन है उसके हिसाब से अगर हम देखें यहां पर, ये हमारा Fn का कौन सा कंपोनेंट होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा बना हुआ है इसलिए ये इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। और अगर आप Fn को इस डायरेक्शन में अगर डिवाइड करते हैं तो ये बनने वाला है आपका Fn cos थीटा। क्या फोर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया, जो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जल्दी से बताओ। देखो वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी जो है आपकी जेट की, वो इधर आ रही थी, हमने कहा ये एंगल से हमारे पास कुछ, अगर ये थीटा एंगल है तो इसका v cos थीटा इधर बन जाएगा और v sin थीटा आपका नीचे बन जाएगा, ये बात ठीक है, v sin थीटा इस डायरेक्शन में बन गया। हमने कहा नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ये रहा, वो नॉर्मल फोर्स अगर ये है तो उसका थीटा कंपोनेंट कितना होता है, cos थीटा, तो आपने Fn का थीटा कंपोनेंट Fn cos थीटा लिखा और उसी के 90 डिग्री पे Fn sin थीटा आ गया। क्लियर, ये फोर्स जो लग रहे थे वो आपने डिवाइड कर दिए हैं। वाई डायरेक्शन में आपका फोर्स जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, तो ये आपका वाई डायरेक्शन का फोर्स हो जाएगा। क्या Fn sin थीटा, क्या Fn sin थीटा हमारे लिए एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, आप कहेंगे बिल्कुल है ना, ये हमारे लिए किसमें हो जाएगा, वाई एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो जाएगा।
क्योंकि हम जब फोर्स निकालेंगे तो नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, और ठीक है एफ वाई जो यहां है वो किसके बराबर होगा, एफ वाई आपके बराबर होगा एफ एन कॉस थीटा के बराबर। ठीक, बस पूरी वही वाली स्टोरी फिर से आप अप्लाई कर दीजिए। कौन सी वाली स्टोरी अप्लाई करना है आपको, कि अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो मैं मोमेंटम किस डायरेक्शन में निकालता हूं, नॉर्मल डायरेक्शन में, और मोमेंटम में किस डायरेक्शन में निकालूंगा तो मैं टेंजेंशियल में निकालूंगा। नॉर्मल डायरेक्शन के लिए फोर्स निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए फोर्स निकालेंगे, और फिर वेलोसिटी का उसमें मास के साथ में, मास फ्लो रेट के साथ में वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम डॉट बी हो जाएगा। एम डॉट बी जैसे होगा वो मोमेंटम फ्लो रेट हो जाएगा, और उसमें जब चेंज निकाल देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करें क्या, तो देखो सबसे पहला फोर्स आप कौन सा निकाल रहे हैं, सबसे पहला फोर्स आप निकालने जा रहे हैं आपका वही एक्स डायरेक्शन का या नॉर्मल फोर्स, उसको आप जो भी कहें, अभी नाम फिलहाल में हम नॉर्मल फोर्स दे देते हैं। क्या दे देंगे, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन, इन नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो सेम एफ एन, एफ एन कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे मोमेंटम एट एंट्री, मोमेंटम फ्लो रेट एट एंट्री, मतलब मैं इसको शॉर्ट में अभी ऐसे लिखता हूं, देखो एम डॉट वी एट कहां पर लिखना है, मुझे एंट्री पर लिखना है। और अगर मैं देखूं मुझे एम डॉट वी लिखना है, वो कहां लिखना है, तो वो लिखना है मुझे एग्जिट पर, एंट्री और एग्जिट पर मुझे लिखना है, जिससे मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एम डॉट वी करने का क्या मतलब है, एम डॉट वी करने का मतलब है कि आपका ये मोमेंटम में चेंज लिखना चाह रहा हूं मैं। ठीक, मुझे बताइए नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है, क्या साइन आ रहा है, आप यहां से लिखेंगे, ये हो गया सर हमारा नॉर्मल डायरेक्शन का m, और v का कंपोनेंट है v साइन थीटा, ये मैंने एंट्री पर लिख दिया। माइनस में किस पर लिखने जा रहा हूं, एग्जिट पर, और एग्जिट मेरे दो होते हैं, m डॉट बाई 2 आएगा। और एग्जिट के केस में मुझे बताइए, जब हमारा फ्लो यहां से बाहर निकल रहा होगा तो नॉर्मल डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, ये फ्लो यहां से बाहर कर रहा है एग्जिट, नॉर्मल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, लेकिन क्या मेरी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है उसकी, बताइए, ये तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनो, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इस पॉइंट पर इस नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कहां है, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जिट वाले पॉइंट पर तो जो वेलोसिटी आ रही है वो तो ये वाली वेलोसिटी आ रही है, जो एग्जिट पे जाएगा उसकी वेलोसिटी आ रही है। क्या एग्जिट वाले पॉइंट पर नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो भाई साहब अगर वेलोसिटी नहीं है तो m बाई टू इंटू फिर से क्या हो जाएगा, m बाई टू इंटू फिर से जीरो हो जाएगा, m बाई टू इंटू जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली प्लस करके आप जब मोमेंटम एट एग्जिट लिख रहे हैं तो दूसरे वाले पाइप से जब पानी बाहर निकलेगा तो वहां पर भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और आपका नॉर्मल फोर्स यहां से आएगा विच विल बी m डॉट v इंटू साइन थीटा। और इसी को आप दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, या फिर इसको आप लिख देंगे रो क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, आपके वेलोसिटी का यहां पर v वाला कंपोनेंट आ रहा है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, टेल मी वेरी फास्ट। नॉर्मल फोर्स आ गया, कितना है, रो ए वी साइन थीटा, क्लियर है। अब मुझे बस केवल फोर्स चाहिए दो डायरेक्शन में, कितनी डायरेक्शन में चाहिए, दो डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। एक में निकालना चाह रहा हूं एक्स डायरेक्शन में, और एक में निकालना चाह रहा हूं वाई डायरेक्शन में। जरा ध्यान से देखना, फोर्स ऑन या फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो वो देखेंगे हम लोग, और फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, चलो देखो यार, अभी अभी आपने कहा कि सर एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स इज एफ एन साइन थीटा के बराबर।
और y डायरेक्शन का फोर्स इज एफ एन कॉस थीटा के बराबर, तो बार बार सब कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं है। यहां से जब आप x डायरेक्शन का फोर्स देखेंगे तो एफ एक्स विल बी आपका एफ एन साइन थीटा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहां पर आ रहा है, एफ एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है। और जब आप y डायरेक्शन में फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो विल बी योर एफ एन कॉस थीटा। अब आपके पास जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू यहां से प्लेस कर दीजिए जो आपने अभी डिराइव किया है। आपका एफ एन की वैल्यू रो इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा है, और साथ में एक और क्या आ जाएगा, यहां से ऊपर साइन थीटा आ जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या कि एफ एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो रो ए वी स्क्वायर, नहीं, रो ए वी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसी को दूसरे टर्म में लिखेंगे तो रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया। y डायरेक्शन का फोर्स निकाल के देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा, तो रो इंटू क्यू इंटू वी साइन थीटा इंटू इस फॉर्मूले का जो आपका यहाँ पर कॉस थीटा है वो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां से आप लिखेंगे हमारा एफ वाई डायरेक्शन का फाइनल फोर्स रो क्यू वी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं साथ में रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सभी स्टूडेंट्स को क्या ये क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स को क्या ये क्लियर है? आप एम डॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एम डॉट, अगर आप चाहें तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, कोई समस्या? ये आपने कौन सा फोर्स निकाला था? नॉर्मल, और टेंजेंशियल नहीं निकालना है, टेंजेंशियल भी निकाल के दे देते हैं आपको। टेंजेंशियल फोर्स अगर निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, टेंजेंशियल फोर्स की थोड़ी सी बात कर लें, अगर टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स को क्या लिखते हो आप? एफ टी। क्या लिखते हो? एफ टी। कैसे निकालोगे एफ टी? आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे वही फिर से मोमेंटम फ्लो रेट पहले, टकराने के पहले, और मतलब या फिर एंट्री पर और एग्जिट पर। तो टेंजेंट के केस में अगर आप एफ टी लिखने जा रहे हो, टेंजेंशियल के केस में एफ टी लिखने जा रहे हो, तो मोमेंटम लिखोगे तो आप लिखोगे एम डॉट, एम डॉट वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी पहले ही जीरो है सर। वेलोसिटी कितनी है? पहले ही जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि आपका टेंजेंट वाले केस में वेलोसिटी तो है ही नहीं कुछ, ठीक है क्या? तो आपने बोल दिया वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने कहा कि आपका टकराने के समय और टकराने के बाद जब हम निकालेंगे तो टकराने के बाद ऊपर जितनी जाएगी उतनी ही नीचे भी आ जाएगी। तो इसको अगर डिराइव नहीं भी करना चाहे तो इसका आप डायरेक्टली याद रख लें कि टेंजेंशियल फोर्स जो होता है इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन भी जो होता है ऑल्सो कितना होता है? ये जीरो ही होगा। कितना होगा? जीरो। और कंपोनेंट को डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, क्लियर? बढ़ जाए यहां से आगे। इतना समझ में आया जितने फोर्सेस वगैरह निकाले हैं? अगर आपको ये चाहिए भी कि ये कैसे आ गया तो आप इसको घर पे डिराइव कर सकते हैं। देखो, मैं अभी ज्यादा इस पे वो दूंगा नहीं, एम्फसाइज नहीं करूंगा कि इसको आप पूरा करो सॉल्व, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीजें पढ़ा दी गई है फ्लैट प्लेट की। जब दोनों प्लेट स्टेशनरी केस में थी, एक जो थी वो वर्टिकली या नॉर्मल डायरेक्शन में या वर्टिकली हैंग की हुई थी, और एक इंक्लाइन रखी हुई थी। ये दो केस करवा दिए गए हैं। कल मैं आपको दो केस और पढ़ाऊंगा जिसमें कर्व्ड प्लेट के ऊपर सेंटर पर आपने इंजेक्ट किया है और कर्व्ड प्लेट के ऊपर आपने वन ऑफ द टिप पर या साइड से इंजेक्ट किया। तो ये दो केस हम और पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक यानी कि इंपैक्ट ऑफ जेट पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लेड्स के बारे में पता चलेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। किसी को कोई डाउट? फटाफट फटाफट जल्दी बताइए। अगर नहीं है तो हम क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। जब यस, फॉर्मूला मेन वही है, उसी से आपको आंसर निकालना है। और पेपर में ना कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप के पूछ लेगा वो, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक ठीक ठीक, ओके, थैंक यू थैंक यू।